हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज मैं एक बार फिर से आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैंने विज्ञान का एक नया मॉडल पेपर तैयार किया है, जिसमें मैंने विज्ञान से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ जिन एग्ज़ाम्स में विज्ञान पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग इन 33 क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को नोट करते रहिए, जिससे कि आपको एक ही बार में क्वेश्चन याद हो जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस तरह के बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसके पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे वीडियोस को समय पर देखते रहें। तो देखते हैं इस मॉडल पेपर को। पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, पेचिश रोग किस सूक्ष्म जीव से फैलता है? तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिका होता है, एक सूक्ष्म जीव होता है जिसके माध्यम से पेचिश रोग फैलता है। क्या नाम है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। इसका सेकंड क्वेश्चन है, कंडुआ रोग किस में लगता है? तो कंडुआ रोग जो होता है ये गेहूं में लगता है, गेहूं की फसल में कंडुआ रोग लग जाता है। जिसके बाद बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रतिजन किस रुधिर कणिका की भित्ति में चिपके होते हैं? तो प्रतिजन जो होते हैं ये लाल रुधिर कणिका में चिपके होते हैं, ये आरबीसी में चिपके होते हैं। प्रतिजन आरबीसी के अंतर्गत आते हैं, याद कर लीजिए आप लोग, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? तो इसे दाब कहते हैं। दाब को क्या होता है? ये एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला अभिलंबवत बल होता है। इसके बाद बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गन्ने के रस को रंगहीन करने के लिए जंतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? जंतु चारकोल के प्रयोग से गन्ने के रस को रंगहीन बनाया जाता है चीनी उद्योग के अंतर्गत। इसका 6 नंबर क्वेश्चन है, हरित लवक सहित पौधों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कवक कहते हैं। कवक क्या होता है? ये हरित लवक सहित पौधों के समूह होते हैं। इसका 7 नंबर क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो तरंगों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। दो तरंगों के बीच की दूरी को, जैसे ये है, तो इससे इसके मध्य की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। इसके जो मध्य की दूरी होती है, दो तरंगों के मध्य की दूरी, इसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये सीधा, वास्तविक व वस्तु से बड़ा बनता है। जब अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी जाती है ना, तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, एक तो दूसरा वास्तविक बनता है और तीसरा वस्तु से बड़ा बनता है। ये 3 प्रकार का बनता है। इसका 9 नंबर क्वेश्चन है, बैरोमीटर किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब चेक करने के लिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से अपने फेसबुक पेज पर भी पूछ चुका हूँ, वहाँ पर भी मैं कई क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। तो उसमें मैंने आपसे पूछा था वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से नापा जाता है वायुमंडलीय दाब। और इसका ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियोस में आपको बता भी चुका हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में रखा है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। इसके बाद बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर, कार्बन के एक अपर रूप का नाम लिखो। तो कार्बन के किसी एक अपर रूप का नाम आप लोगों को लिखना है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अपने आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में ज़रूर देते रहें, जिससे कि मुझे पता चलता रहा करे कि आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर देते रहें। अभी आगे मैं और भी क्वेश्चन पूछूंगा, तो उन सबके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में देना। अभी आप लोग क्वेश्चन आंसर नोट करते रहिए। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में होती है ध्वनि की चाल सबसे अधिक। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी एक ऐसे ठोस का नाम बताओ जिसे गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है। तो एल्यूमिनियम एक ऐसा ठोस है जिसे गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है। इसके अलावा अन्य भी हैं, लेकिन यदि आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी एक का नाम बताएं, तो उसमें आप एल्यूमिनियम भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? तो सूर्य का ताप उत्ताप मापी से नापा जा सकता है। किससे? उत्ताप मापी एक ये बहुत ही उच्च तापमान को मापने का यंत्र होता है, तो इसके माध्यम से सूर्य का ताप मापा जा सकता है। कंफर्म नहीं है कि मापा जाता है, मापा जा सकता है।
इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस प्रकार आती है? तो विकिरण के द्वारा आती है। कैसे आती है? विकिरण के माध्यम से सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी पहुंचती है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, तबले में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो तबले में ध्वनि आघात के द्वारा उत्पन्न होती है। आघात मतलब कि जब हम तबले पर चोट करते हैं, तबले को मारते हैं, तब उसमें से आघात के माध्यम से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आप लोग मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। और आपको अगर PDF फाइल चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको यदि कोई समस्या हो, क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे फेसबुक ग्रुप से मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आप लोग, या आप यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। यूट्यूब में एक अलग से कम्युनिटी टैब आ गई, जिसमें मैं आप लोगों से डेली जुड़ा रहूँगा। तो यदि आप लोग इसके माध्यम से कहना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब में मेरे चैनल पर जाकर कम्युनिटी टैब के अंतर्गत जाके वहाँ आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या PDF फाइल चाहिए, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, द्रवों में ऊष्मा का संगठन कैसे होता है? तो द्रवों में ऊष्मा का संगठन कैसे होता है? इसका आंसर है चालन द्वारा। कैसे होता है? चालन के द्वारा द्रवों में ऊष्मा का संगठन होता है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लेते हैं क्यों? इसका क्वथनांक अधिक होता है, इसीलिए पारे का प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर बनाने में, कि इसकी गर्मी से कांच फट ना जाए, थर्मामीटर फट ना जाए, इसलिए पारा का प्रयोग किया जाता है। इसका क्वथनांक अधिक होता है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में पहली का द्रव्यमान दूसरी वस्तु से अधिक है, दोनों को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है, किस वस्तु का ताप अधिक होगा? तो पहली वस्तु का तापमान अधिक होगा, क्योंकि पहली वस्तु का द्रव्यमान अधिक है। तो द्रव्यमान अधिक होने के कारण पहली वस्तु का तापमान भी अधिक होगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। कितने होते हैं? 4.18 जूल होते हैं एक कैलोरी में। याद कर लीजिए, आप लोग नोट करते रहिए, सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की 68,500 वैकेंसी की अच्छे से तैयारी करते रहे। जो लोग LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी अच्छे से तैयारी करते रहे, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स की अभी डेट नहीं है, लेकिन जल्दी इनकी डेट क्लियर हो जाएगी। वैसे बताया जा रहा है LT ग्रेड का एग्ज़ाम 6 मई को हो सकता है, क्योंकि जो UPPSC का एकेडमिक कैलेंडर है उसमें 6 मई की डेट दी है LT ग्रेड की एग्ज़ाम की, लेकिन अभी तक ऐसी इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। तो हो सकता है एग्ज़ाम 6 मई को ना भी हो। और इसके बाद 68,500 वैकेंसी का भी एग्ज़ाम जून के लास्ट तक होने के चांसेस हैं। यदि कोई और कोर्ट केस ना फंसा तो जून के 20 तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ़ का तापमान कितना होता है? तो आपको इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है कि बर्फ़ का तापमान कितना होता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने पूछा है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किससे निर्धारित होता है? अणुओं की स्थितिज ऊर्जा से या गतिज ऊर्जा से? तो वस्तु का तापमान किससे निर्धारित किया जाता है? उसकी गतिज ऊर्जा से या स्थितिज ऊर्जा से? तो उसकी गतिज ऊर्जा से वस्तु का तापमान निर्धारित किया जाता है। किससे करते हैं? गतिज ऊर्जा के माध्यम से किया जाता है। इसका 22 नंबर क्वेश्चन है, LPG में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो सबसे अधिक मात्रा में ब्यूटेन होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो LPG में सबसे ज़्यादा ब्यूटेन गैस भरी होती है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, रक्त में किसकी अधिकता के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? तो रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज के ही द्वारा ये मधुमेह रोग, जिसे डायबिटीज़ भी कहा जाता है, ये रोग फैल जाता है शरीर में। रक्त में ग्लूकोज की अधिकता की वजह से डायबिटीज़ रोग फैल जाता है। इसका 24 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन किससे बने होते हैं? तो ये हाइड्रोजन से और कार्बन से, इनसे बने होते हैं हाइड्रोकार्बन। किससे? हाइड्रोजन और कार्बन से। इसका 25 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले बता भी चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चन पूछा है, जिससे कि मुझे पता चले आपको क्वेश्चन का आंसर याद है या नहीं याद है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर देते रहें। तो हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका 26 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं दो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम बताइए? तो संतृप्त में मेथेन, एथेन, ब्यूटेन,
प्रोपेन, ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं, जिनमें हाइड्रोजन कार्बन के मध्य इस तरह का बॉन्ड होता है कि वो एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में कार्बन किस अवस्था में पाया जाता है? तो प्रकृति में कार्बन एक तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, दूसरा यौगिकों के रूप में पाया जाता है। मुक्त अवस्था और यौगिकों के रूप में कार्बन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली में बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है? इसका 28 नंबर क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईंधन आर्द्र है। कैसा है? ईंधन के अंदर नमी है, आर्द्र है ईंधन, जिसकी वजह से उसमें कार्बन अधिक मात्रा में निकल रहा है और इसी के द्वारा बर्तन की तली काली होती है। इसका 29 नंबर क्वेश्चन है, खान एवं खनिज अधिनियम कब पारित हुआ? तो सन 1948 में खान एवं खनिज अधिनियम पारित किया गया था। इसका 30 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपछाया से होकर जब चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? तो पृथ्वी पर जब उपछाया होती है और उससे जब चंद्रमा गुजरता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और ये जो मैंने आज आपसे 4 क्वेश्चन पूछे, इनमें से आप कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देते रहें और सभी लोग एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देते रहें। यदि आप लोगों को कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। मैंने आपको कई तरीके बताए, किसी भी तरीके से आप मुझे बता सकते हैं। और यदि आपको PDF फाइल चाहिए हो तो नई PDF फाइल आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएंगी और मैंने गूगल ड्राइव में सभी PDF फाइल ऐड कर दी हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सभी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकाश स्रोत में उपछाया नहीं बनती है? तो बिंदु प्रकाश स्रोत जो होता है इसकी उपछाया नहीं बनती है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाले प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है क्या कहलाते हैं? तो ऐसा पदार्थ जिससे जब प्रकाश गुजरता है वो आंशिक रूप से निकलता रहता है तो उसे क्या अल्पपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। अल्पपारदर्शक पदार्थ या अल्पपारदर्शी पदार्थ, इनके मध्य से धीरे धीरे हल्का हल्का प्रकाश जाता रहता है। इसका 33 नंबर क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भोजन संरक्षण करने की किन्हीं 2 विधियों के नाम बताइए। तो एक हो गई शीतलन विधि, दूसरी हो गई निर्जलीकरण विधि। ये दोनों विधियां जो हैं ये भोजन को संरक्षित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोग इन सभी 33 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आपके LT ग्रेड के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 68,500 वैकेंसी के लिए। इसके बाद रीट के लिए, DSSB के लिए, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को ज़रूर याद कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन को नोट करते रहिए। और जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर अधिक से अधिक संख्या में देते रहें। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक कर दें, जिससे कि मुझे पता चलता रहे आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जिसे जिसे मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना ना भूलें। ज़रूर शेयर कर दें जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल सफलता मंत्र। थैंक यू दोस्तों।